हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। तो लेक्चर नंबर 1 के बाद अब लेक्चर नंबर 2 की बारी है। केमिस्ट्री सब्सिडरी जितने भी बच्चों का बीएससी पार्ट 1 में है, या फिर सब्सिडरी हो या फिर जनरल कोर्स हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 हम आज अपलोड करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो को भी मैं प्रीमियर कर दूंगा और आशा करता हूँ आपसे कि आप भी अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके और आगामी पेपर्स गेस्ट पेपर्स जो होने वाले हैं उन सभी से लिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जितना हो सके उतने कम त्रुटि हो। फिर भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, इस वजह से छोटी मोटी अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और जल्द से जल्द मुझे उसकी सूचना दीजिएगा ताकि मैं उसको नीचे कमेंट में पिन कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। और आप सभी भी इस वीडियो को केवल ऐसे ही देख मत जाना, कॉपी और पेन लेके बैठना, अपने आप को मार्क्स देना, हर क्वेश्चन को आंसर करना और देखना कि आप कितना मार्क्स ला पा रहे हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What is the ratio of radius of sphere and radius of void in a tetrahedral void? ये क्वेश्चन भी 12th के बेस से ही लिया गया है, लेकिन ग्रेजुएशन में भी इसको पढ़ाया गया पार्ट 1 में। सब्सिडरी वाले जितने भी बच्चे केमिस्ट्री सब्सिडरी या फिर पास कोर्स यानी जनरल वाले हैं उन सभी को ध्यान में होगा। तो बताना होगा आपको कि जो स्फेयर होता है रेडियस, उस स्फेयर का रेडियस और वॉइड का रेडियस जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, उसका रेशियो क्या होगा। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड इन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा। 0.115 आर, 0.225 आर, 0.335 आर या फिर 0.444 आर। बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए। आप चाहें तो कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं लगातार लाइव में भी। ये वीडियो प्रीमियर रहेगा तो आप सभी को लाइव वाला ही फील आएगा, आप आराम से उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर होगा 0.225 आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फॉर कोवेलेंट सॉलिड द पार्टिकल विच ऑक्यूपाई द लैटिक्स पॉइंट आर, क्या वो एटम होगा, आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा कोवेलेंट सॉलिड के अंतर्गत पार्टिकल जो लैटिक्स पॉइंट को ऑक्यूपाई करके रखता है। एटम, आयन, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर। आप सभी से निवेदन है जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसका लेक्चर नंबर 1 भी रिकॉर्ड कर रखा है, वो भी अपलोडेड है। सो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी चेक कर लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि चैनल पे इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाए, जहाँ पे केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट और फिजिक्स की भी अलग प्लेलिस्ट हो, जहाँ ताकि आपको आसानी हो। मैक्स टू मैक्स मैं ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री के 2-3 लेक्चर में अपलोड कर पाऊँगा और फिजिक्स मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को टच करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा और मेरे पास इतना टाइम हो नहीं पा रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, इसलिए 2 सब्जेक्ट मैक्स टू मैक्स टच कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उम्मीद मत रखिएगा। चलिए इसका आंसर होना चाहिए एटम्स। क्वेश्चन नंबर 3। टू गेट एन टाइप सेमी कंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन, यहाँ स्पेस छूट गया है, फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विथ अ सब्सटेंस विथ वैलेंसी, क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ज़रूर बताना होगा। जितने भी बच्चे सीरियसली 12th क्लास में जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रखी है, कहीं पर भी कोचिंग ट्यूशन अगर आपने किया होगा तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, वहाँ पे एकदम रटवाया जाता है ये सारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने 12th क्लास में बिल्कुल ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। इसका आंसर मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए। देखते हैं क्या है 5। आंसर नंबर होगा 5। अगर 5 किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसी है और उस सब्सटेंस के साथ किसी भी सिलिकॉन को अगर डोप कराया जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इज, क्या होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन का करेक्ट ऑर्डर। क्या FCC में BCC से कम होता है, BCC में सिंपल क्यूबिक से कम होता है। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो सिंपल ही होता है, सबको पता ही है। ऑप्शन नंबर बी, BCC से ज़्यादा होगा FCC और सिंपल से ज़्यादा होगा BCC। ऑप्शन नंबर सी, FCC से ज़्यादा BCC और BCC से कम सिंपल क्यूबिक। ऑप्शन नंबर डी, BCC से ज़्यादा FCC और FCC से कम सिंपल क्यूबिक। क्या होना चाहिए आंसर आपके हिसाब से, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर होगा बी, यानी FCC सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और सबसे कम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक है और 12th क्लास के बेस से ही समझाना शुरू किया गया था इस क्वेश्चन को। वहाँ पे ही हमें स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकलिन डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा भी ध्यान दिया होगा अगर आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री क्लासेस में, तो इसका आंसर आपको पता होगा। डोपिंग की वजह से एकमात्र डिफेक्ट जो इंट्रोड्यूस हो जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट।
इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट डोपिंग करने के, अगर किसी भी एलिमेंट मेटल्स में वगैरह में डोपिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है, अगर वो आप कराते हैं, जो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डोपिंग का प्रोसेस, उस दौरान अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता था, जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई, क्या वो मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या फिर एटम होगा? आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ कॉपी लेके बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा और अपने आप को लास्ट में मार्क्स भी दीजिएगा कि 20 में आपको कितने आए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने मार्क्स मिले आपको। देखिए, अगर मार्क्स नहीं भी बताते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कॉपी पेन लेकर के खुद को एनालाइज करिए, खुद को जज करिए, खुद को मतलब एग्जामिन करके देखिए कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। कोई और देखने तो आ नहीं रहा है, कम से कम खुद बैठ करके ये चीज़ करोगे तो उससे आप ही को फ़ायदा होगा। एक बार आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा एक प्रकार का, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट के भी कह सकते हो। अगर जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए मॉक टेस्ट टाइप का हो जाएगा। बैठ करके अगर आप लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आपको एक बार जो चीज़ें आपको एग्जाम में करनी है उसी चीज़ को अगर बार पहले करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती है काफ़ी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। लैटिस साइट में प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई अ इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का ही एक प्रारूप है, एक प्रकार है ग्रेफाइट। कार्बन से ही ग्रेफाइट बनता है, डायमंड बनता है कार्बन से ही। कार्बन का काफ़ी ठोस रूप होता है डायमंड, और काफ़ी ठोस रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जहाँ तक मुझे याद है कुछ उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ में ये भी आता था कि वो उसके उसमें मतलब स्लाइड होने की प्रॉपर्टी होती थी। मॉलिक्यूल्स जो होते थे एक के ऊपर एक स्लाइड कर सकते थे, ऐसा कुछ होता था जहाँ तक मेरे ध्यान में है। तो ये बताइए कि ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सब जानते हैं कि हमने अपने बचपन में सॉकेट जो होता था बिजली वाला, उसमें पेंसिल डाली है और उससे बिजली के झटके भी खाए हैं। वो सारा एक्सपेरिमेंट मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी कर रखा है। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है बिजली का। इसी वजह से जो पेंसिल की दोनों नीब होती थी वो बिजली को कंडक्ट करती थी, पास होने देती थी अपने अंदर से, जिसकी वजह से हमें झटका लगता था। तो ऐसा किस कारण से होता है, किस चीज़ के प्रेजेंस की वजह से होता है? क्या आयनिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रेफाइट के अंदर होते होंगे उससे होता है, या फिर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, कटायंस की वजह से होता है, या अनायन की वजह से होता है? देखिए, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूमने और भागने दौड़ने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, वो बिजली को इधर से उधर मतलब बिजली के जो चार्जेस होते हैं उसको इस छोर से उस छोर पहुंचाते थे, जिसकी वजह से आपको झटका लगता था। तो आंसर होगा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस कुछ प्रॉपर्टीज़ होती होंगी सॉलिड्स की। अब इसमें से क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड, ये बताना होगा आपको। क्या ग्रेफाइट होगा? ग्रेफाइट के आगे आप देख रहे हैं एक सिंबल लिखा हुआ है सी, सी यानी कार्बन, CAR, चलिए ठीक है, CARBON, कार्बन। क्योंकि ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक रूप है, डायमंड भी कार्बन का ही एक रूप है। जब कार्बन बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है तो वो डायमंड बन जाता है, बहुत सॉलिड हो जाता है तो फिर वो ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, तो कार्बन का ही सिंबल ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का सिंबल SiO और फिर यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, ये गलत जिन्होंने प्रिंट किया है, गलती हो गई है, जिन्होंने टाइप किया है। ठीक है, उसके बाद C क्रोम एलम, एलम जहाँ तक मुझे याद है फिटकरी को कहते हैं, उसी में ये क्रोम एलम होगा, कुछ एलिमेंट होता होगा स्पेसिफिक। उसके बाद होता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें से क्या वो एलिमेंट होगा जो एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है? आंसर होगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। अब जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, एमॉर्फस सॉलिड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो ब्रिटल होते हैं थोड़े, शायद कंफर्म नहीं है। ओके, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में ब्रिटलनेस भी आती है। ब्रिटल क्या होता है पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे क्वेश्चन भी था जहाँ पे मैंने ब्रिटल के बारे में आपको बताया था कि चौक जैसी चीज़ें जो आपके हाथ में बंद करने के बाद आप जब उसको अच्छे से दबाते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटल प्रॉपर्टी कहते हैं या ब्रिटलनेस कहते हैं। ये ज़्यादातर सॉलिड चीज़ों में देखी जाती है, वो उन चीज़ों में जिनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ढीले होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अब थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई लिखाई आपको ग्रेजुएशन में ही कराई गई है, इंटर क्लास में या 12th में इसका बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था, बहुत ही थोड़ा सा एक्सपोजर दिया गया था, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाई नहीं कराई गई थी। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज तो वहाँ पे भी पढ़ाए गए थे, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो याद होना चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करके है तो। इंटर के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत भी ध्यान से पढ़ाई करी है, पार्ट 1 में आपने केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, तो इसका आंसर आप ज़रूर बता पाएंगे। क्या होना चाहिए? Q इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस W, डेल्टा H इक्वल्स टू Q प्लस W, डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस P डेल्टा V, या फिर डेल्टा E इक्वल्स टू P डॉट डेल्टा डॉट V। क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए देखते हैं, आंसर होगा ए नंबर, Q इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस W।
इसका क्या डेप्थ थ्योरम है, क्या डेप्थ चीज़ें हैं इसके अंदर, वो उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए केवल मैं क्वेश्चंस और आंसर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पास करने में थोड़ा सा आसानी हो। इसके अलावा जहाँ तक मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो भी थोड़ा बहुत थ्योरम डीप नॉलेज है या फिर सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जहाँ नहीं पता मैं आपको वहाँ स्पष्ट बता देता हूँ कि इसके बारे में मुझे नहीं पता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द हीट ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हीट होती है वो किन किन कारणों पे डिपेंड करती है, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब देखिए सॉल्यूशन में बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो सॉल्यूशन खुद, फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जिसको उसमें घुलाया गया, एक जिसके अंतर्गत घुला, और ये सारी चीज़ें होती हैं एक सॉल्यूशन के अंतर्गत। तो सॉल्यूशन के अंतर्गत जो हीट होगी वो किसके ऊपर निर्भर करती है, क्या वो नेचर ऑफ सॉलिड होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा, या फिर इनमें से सभी होंगे। आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर तो 100% निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल आर डिटरमाइंड बाय। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में हमें 12th क्लास में पढ़ाया गया था। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ाया गया था, उसी में से ये क्वेश्चन बेसिक वहाँ से उठाया गया है, लेकिन इसके बारे में आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलेगा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, बंसेंस कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बेकामैन थर्मोमीटर, या फिर नन। ये साइंटिस्ट लोग के नाम भी बड़े अजब हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। चिंटू मीटर, राजू मीटर, पिंकू मीटर, कितना आसान होता है ना। चलो ठीक है, जो भी है अभी तो इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या होना चाहिए इसके हिसाब से आपका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, आंसर होना चाहिए बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। इसको आप ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हो। फ्यूल है यहाँ पे, फूड एंड फ्यूल, तो फ्यूल वगैरह पेट्रोल बॉम्ब ऐसा कुछ करके आप याद कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है वैसे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द हीट कॉन्टेंट ऑफ y इज ग्रेटर देन दैट ऑफ x, द रिएक्शन x अप्रोचेज टू y इज, शायद ये अप्रोचेज टू ही है। वैसे मैं बता दूं कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए केमिस्ट्री या फिजिक्स में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मतलब मुझे लगता है ये x इक्वल्स टू y होगा। ये जो आप जो दो साइड रिएक्शन वगैरह लिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस सिंबल का, एक सेकेंड, ये वाला सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि शुरुआत से लेकर के रिएक्टेंट्स से लेकर प्रोडक्ट साइड की तरफ जाते वक्त रिएक्शन का क्या स्थिति हुआ। जहाँ तक मेरा अनुमान है यही होना चाहिए। उसके बाद बताते हैं, इसका ऑप्शन होना चाहिए स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या इंस्टेंटेनियस। अब स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इंस्टेंटेनियस के अंतर्गत क्या होना चाहिए ऑप्शन। मेरे को 2-3 चीज़ें इसमें से पता है, जैसे बताता हूँ। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट रिलीज़ होती है कहीं से तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक मतलब जब हीट कहीं पे ऑब्जर्व होती है, मतलब हीट अंदर ली जाती है, तो इसका मतलब होता है एंडोथर्मिक। उसके बाद होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अचानक से हो जाने वाला हीट रिलीज़ या फिर रिएक्शन, इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस का मतलब भी शायद वही होता है, अचानक से हो जाने वाला रिएक्शन। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। आंसर होगा एंडोथर्मिक, यानी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्प्शन वाला रिएक्शन है ये, इस हिसाब से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द इंथॉल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। इंथॉल्पी क्या होती है, इसको हमको डिटेल में पढ़ाया गया था 12th क्लास में। इसके बारे में बेसिक चीज़ें वहाँ से उठा करके एडवांस लेवल पे हमें ग्रेजुएशन में भी इंथॉल्पी के बारे में पढ़ाया जाता है। और जो केमिस्ट्री स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं उनको तो इंथॉल्पी खास करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये लगभग हर रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इंथॉल्पी के बारे में। इंथॉल्पी क्या एग्जैक्टली होती है उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होना चाहिए, आप बताना होगा आपको भी। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस, या इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, जल्दी बताइए कमेंट करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं और अपने आप को जज कर रहे हैं, अपने आप को आंसर देते नंबर देते जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आपके कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। नीचे कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि आपको 20 में से कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होना चाहिए डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम, कुछ निकल जाता है ऐसे ऐसे शब्दों को देखने के बाद, है ना।
मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक स्टेट को कहते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोनों सिमिलर स्टेट में होते हैं, दोनों समान रूप से बराबर होते हैं। तो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम विथ आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज, हो जाती है गड़बड़ी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, माफ़ी। क्या होना चाहिए इसका आंसर, 0 इन्फिनिटी 40.45 किलो जूल पर मोल, 75.48 जूल पर केजी पर मोल पर के पर मोल। मेरे हिसाब से ये केल्विन है, यहाँ पे केल्विन का जिक्र किया गया। ओके, क्या होना चाहिए इसका आंसर, आंसर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, यानी इसकी कोई सीमा नहीं हो। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इन्फिनिटी, यानी अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इंटेंसिव है, बताना होगा आपको। इंथॉल्पी एंड टेम्परेचर, क्या ये इंटेंसिव क्वांटिटी है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्या ये इंटेंसिव क्वांटिटी है? इंथॉल्पी एंड वॉल्यूम, इसमें से ये इंटेंसिव क्वांटिटी है, या फिर टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव क्वांटिटी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें 10th क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद टेम्परेचर के बारे में हमें 10th क्लास से पढ़ाया जाता है। इंथॉल्पी और वॉल्यूम को हमको 11th क्लास में पढ़ाया गया था। वहीं वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथॉल्पी, टेम्परेचर, इन चीज़ों को और थोड़ा सा एक्सपोजर दिया गया था 12th क्लास में। और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स जिनका भी है उनको ध्यान से जानना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं आपके लिए, जिनका इस्तेमाल लगभग हर चैप्टर में होने वाला है आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर होगा टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर द इंटेंसिव क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। और भी इंटेंसिव क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं उनमें से अगर सॉर्ट किया जाए, अलग छांटा जाए, तो केवल टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटीज़ आ रहे हैं जो इंटेंसिव क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल यही 4 दिए गए जो हैं वही इंटेंसिव क्वांटिटी हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी इंटेंसिव क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एनर्जी अराइजिंग ग्रेविटेशनल पुल, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, जल्दी बताइए। जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी में थोड़ी लिखने में दिक्कत ही होगी। एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए। ओके, फ्रॉम छूट गया है। चलिए ठीक है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर, द आंसर इज एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। ये एक इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये एक इंटरनल एनर्जी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इंटरनल एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन टू सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच वन इज डबल्ड, द इक्विलिब्रियम इज, यहाँ इन एंड नहीं होना चाहिए, मेरे को लग रहा है इन एन होगा, केवल डी की जरूरत नहीं है, शायद ये डी गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इन एन रिवर्सिबल रिएक्शन two substances are in equilibrium if the concentration of each one is double, the equilibrium is reduced to half of its original value, reduced to 1/4 of its original value, doubled, या फिर कांस्टेंट सेम रह जाता है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं, आंसर होगा इसका कांस्टेंट, यानी वो सेम रह जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन हो दोनों ही चीज़ों का, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रह जाएगा, ये होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इन अ सिस्टम ए जो गैस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर बी प्लस बी जो भी गैस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 एलिमेंट्स होंगे, प्लस हीट रिजल्ट्स टू 2 कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में निकलता है प्रोडक्ट के तौर पे, प्लस 2D, सॉरी कार्बन नहीं है यहाँ पे, सी एक अलग वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी जो चीज़ें हैं वो वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल की गई। बाकी जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है वो उनके स्टेट स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं, जैसे कि जी मतलब गैसियस स्टेट, एस मतलब सॉलिड स्टेट, उसके बाद एल होता तो लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ए प्लस बी जहाँ पे दोनों ए और बी गैसियस स्टेट में होंगे, जब उनके साथ हीट का मिलन हो, मतलब उसमें हीट जोड़ा जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2C, यानी सी एक और वेरिएबल एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में है, प्लस 2D एक और एलिमेंट है D जो गैसियस स्टेट में है। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इस सिस्टम, इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम जो होता है एस्टैब्लिश होता है। द प्रेजेंस ऑफ B वेपर इज डबल टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, द डेक्टर बाई विच S इज चेंज्ड। क्या होना चाहिए वो, 2 3 2 रेज टू द पावर हाफ, 3 रेज टू पावर हाफ। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का भी था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लेना इसको, हो सकता है शायद ये आ जाए, ठीक है। आंसर होना चाहिए
2⁻²। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये लास्ट से पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 19th ओवर वैसे भी बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी समझदारी से खेलना पड़ता है अगर आप T20 वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। वैसे अब आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे इंडिया के हिसाब से सभी लोगों ने सोचा था, खेल नहीं रहे, वैसे कोई बात नहीं, होता है जीवन में कभी कभी ऐसा भी। देखते हैं, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ साइड्स रेट्स ऑफ रिएक्शन आर सेम, डिफरेंट, वन साइड मोर, नॉट डेफिनेट। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों तरफ के रेट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं, क्या वो सेम होते हैं, अलग होते हैं, एक साइड में ज़्यादा होता है, या फिर डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसको ये अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। क्या होना चाहिए इसका आंसर आपके हिसाब से? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा सेम। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत दोनों ही साइड के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, दोनों ही साइड में जो भी प्रोडक्ट या एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दोनों कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है, बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और आशा करता हूँ आपको यार ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कोशिश करूँगा कि ऐसी 2-3 वीडियोस और डालूँ। आप अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, जो भी हो अपना कमेंट करके रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपके भी कांटेक्ट में कोई दोस्त है, कोई साथी है जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाला है, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफिसर्स एक सेकंड रुको यार, मुझे चेक करने दीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की गलती मैंने सुधार दी है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज। ग्राम मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस में जो प्रेजेंट होते हैं उनका यूनिट वॉल्यूम को किस मतलब क्या टर्म से बुलाया जाता है या कॉइन किया जाता है, बताइए। एक्टिविटी, नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? आप सभी अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इसको आप एक मॉक टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। इसको अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इसको एक गेस्ट पेपर के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियोस ऐसे ही सुनते चले जा रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और ज़रूर नोट करिए कि हर क्वेश्चन के बाद आपका आंसर क्या है, आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें एग्जाम में आपके साथ ज़रूर मैच करेंगे। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है, जैसे कि मैंने बात की पिछली वीडियोज़ में, एवोकाडोज नंबर, या फिर मैंने बताया था बोल्स जूल टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत बार बार रिपीट होती हैं। तो इन चीज़ों का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर मार्क करके आ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, इतनी सी मेरी सलाह थी, ओके। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये होना था पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक जरूर कर लीजिएगा। कोई सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। देखिए लाइक डिसलाइक करना आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आया तो आप करेंगे, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको पसंद क्यों आया ये भी ज़रूर बताइएगा। नहीं पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर बताइए कि कहाँ कमी रह गई, क्या सुधार के लिए और गुंजाइशें हैं, किन चीज़ों पे हमें और काम करना चाहिए ताकि आपको भी वीडियो पसंद आने लगे और आपके द्वारा भी लाइक का बटन दबने लगे। चलिए इतना ही था आज की इस वीडियो में, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि पार्ट 1 का ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, एग्जाम नोटिस, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। अपने चैनल पेज के ऊपर भी मैंने सोचा है कि पार्ट 1 कोशिश की है कि पार्ट 1 का जो एक शेड्यूल जारी किया गया है उसका एक कॉपी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से करिए और यहाँ से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, कैसे भी तैयारी करिए, कहीं से भी तैयारी करिए, लेकिन अच्छी तैयारी रखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन पार्ट 1 का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एग्ज़ाम से आपका डिग्री कोर्स का पूरा पड़ाव शुरू होता है और इसकी शुरुआत अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है। मार्क्स जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, इन सभी तमाम तरह की झंझटों से दूर हो जाइए। कि कुछ बच्चे पूछते हैं भैया ये इस एग्ज़ाम का मार्क्स फाइनल में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, अगर नहीं जुड़ेगा तो हम तैयारी क्यों करें। और ऐसी बात होती है तो यार सीधे सभी बच्चे पार्ट 3 का एग्ज़ाम की किताबें ले आते हैं और उसी की पढ़ाई क्यों नहीं करते, 3 साल तक बैठ के पार्ट 3 पढ़ते हैं, उसके एग्ज़ाम देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपका डिग्री जो है, आपकी डिग्री किसी काम की नहीं होगी और अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे, आगे भी फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं से भी पढ़िए, चाहे यहाँ से, चाहे कहीं और से, चाहे किसी भी किताब से, कैसे भी पढ़िए, लेकिन सही से पढ़िए, सही से, ढंग से और शांत मन से दिमाग लगा के पढ़िए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाइए और जैसा भी हो, आपको जैसा भी पसंद आया हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो, आज बड़ी गड़बड़ हो रही है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड। छोटी मोटी गड़बड़ के लिए माफ़ी चाहूँगा।